नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना नया टॉपिक पार्ट सेकेंड। पहले में हमने सिंधु सभ्यता फर्स्ट पार्ट कवर कराया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोथल। लोथल आद्य ऐतिहासिक स्थल है। लोथल कैसा स्थल है? तो लोथल आद्य ऐतिहासिक है। जो प्रागैतिहासिक है उसके साथ प्रागैतिहासिक लिखते जाइएगा। जो आद्य ऐतिहासिक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है तो उसके आगे छोटा छोटा लिखते जाइएगा या उसके साथ बोलते जाइएगा। तो एग्ज़ाम में जैसे आता है 4 ऑप्शन प्रागैतिहासिक दे देता है, 1 सिंधु दे देता है, कह देता है कि इसमें से कौन सा भिन्न है, तो वो आपको उसमें से छांटना रहता है और पहले से लिखे रहेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोथल की खोज 1955 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। और ये कहाँ पर है? तो कच्छ, गुजरात, भारत में है। नदी पूछेगा तो किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल को लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या डॉकयार्ड, इसी को मैनचेस्टर भी कहते हैं। किसको? लोथल को। यहाँ से ही फारस की मोहरें भी मिली थी। फारस की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो लोथल से मिली थी। और दूसरे देशों से व्यापार भी लोथल में होता था। यहाँ की प्रमुख उपलब्धि है क्या? तो यहाँ की प्रमुख उपलब्धि पूछे तो जहाज़ों की वेदी। जहाज़ों की वेदी लोथल की प्रमुख उपलब्धि है। फिर इसके बाद देखेंगे कि गोदीवाड़ा बंदरगाह की लंबाई, जो लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई कितनी है ये हम देखेंगे। तो 218 इंटू 37 इंटू 33 मीटर यानी 218 गुणे 37 गुणे 33 मीटर। इसका आकार कैसा है? तो ये तालाबनुमा है। इसका आकार कैसा है? तो ये तालाबनुमा है। और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों से बनी सबसे बड़ी संरचना गोदीवाड़ा है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों से बनी सबसे बड़ी संरचना पूछे क्या है? तो गोदीवाड़ा है। अब देखते हैं कि लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले? पहला तो हमको मिला है शतरंज के नमूने, फिर फारस से जो मोहरें प्राप्त हुई है वो मिला है, फिर नाव, फिर दिशा मापक यंत्र, धूर्त लोमड़ी, ये धूर्त लोमड़ी क्वेश्चन में बहुत आती है, पत्थर के बाट, मृद भांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी, मृद भांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी, चक्की के 2 पाठ, तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और हाथी दांत का पैमाना ये कहाँ से मिला है? तो ये भी लोथल से मिला है। फिर देखेंगे रंगाई का हौज। रंगाई का हौज मिट्टी की बनी 6 खिलौने वाली नाव और 3 युगल समाधियाँ। 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो लोथल से। लोथल से कितनी युगल समाधियाँ मिली हैं? तो 3 युगल समाधि लोथल से प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? भारत में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी अर्थात कालीबंगा। इसकी खोज किसने की थी? तो 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। यानी काले रंग का घाघरा अमलानंद घोष ने डाल रखा है। पुरुष है तो कोई बात नहीं। काले रंग का घाघरा अमलानंद घोष ने डाल रखा है। डाल के कहाँ जा रहा है? वो हनुमानगढ़ जा रहा है। यानी कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है? वो राजस्थान में है। इसका उत्खनन किसने कराया था? तो 1961 में बीबी लाल और बी के थापर। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन कराया था। तो कालीबंगा अर्थ है काले रंग की चूड़ी,
खोज अमलानंद घोष ने की थी। नदी घग्गर नदी के किनारे है। जिला हनुमानगढ़। और राज्य पूछे तो राजस्थान। काले रंग का घाघरा अमलानंद घोष पहनकर हनुमान मंदिर जाते हैं। ओके, फिर देखेंगे कालीबंगा के प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। जब काले रंग का लहंगा गंदा हो गया तो कुएं से पानी निकाल के धुल लेंगे। और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। का से काली और का से कच्ची। का से काली और का से कच्ची। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य हमको मिलते हैं हम ये देखेंगे। कालीबंगा भी हमारा आद्य ऐतिहासिक स्थल है, यानी सिंधु से प्राप्त हुआ है। पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया इसको। यहाँ के साक्ष्य देखते हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं। और कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कांसे की सुई कालीबंगा से। और काले रंग की चूड़ी कालीबंगा से। अंत्येष्टि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से। तांबे के बर्तन कालीबंगा से। अलंकृत ईंट कालीबंगा से। और वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है बताइएगा। वक्राकार ईंट, अलंकृत ईंट कालीबंगा से और वक्राकार ईंट चन्हुद्रो से। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये भी हमको कहाँ से प्राप्त हुए तो कालीबंगा से। 9 वर्ष के बालक की खोपड़ी में 6 छेद। 9 वर्ष के बालक की खोपड़ी में 6 छेद कहाँ से मिला है कालीबंगा से। हवन कुंड या फिर यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा से। फर्श पर अलंकृत करने के साक्ष्य, यानी फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। मिट्टी के खिलौने रहित गाड़ी के पहिए कहाँ से प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। 5 सिंघों वाली चित्रावली मोहरे ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो कालीबंगा से। सूती कपड़े में लपेट कर रखा गया उस्तरा, सूती कपड़े में लपेट के रखा गया उस्तरा कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे राखी गढ़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। क्या राखी गढ़ी का संबंध कहाँ से है सिंधु घाटी से। ये आद्य ऐतिहासिक स्थल है। सिंधु घाटी आद्य ऐतिहासिक स्थल है। राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रांतीय राजधानी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रांतीय राजधानी किसको कहते हैं तो राखी गढ़ी को कहते हैं। ये कहाँ पर है तो हरियाणा के हिसार जिले में। राखी गढ़ी कहाँ है हरियाणा के हिसार जिले में। और खोज किसने की थी 1964 में सूरज भान ने। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। अब देखते हैं राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे विशालतम स्थल है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम स्थल है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं तो हड़प्पा लिपि युक्त मोहरे मिली हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मोहरे और ताम्र निधि के साक्ष्य मिले कहाँ से राखी गढ़ी से। अब देखते हैं बनवाली ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। खोज किसने किया था 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। है कहाँ हिसार जिला फतेहाबाद हरियाणा में है। बनवाली आपका कहाँ है हिसार जिला फतेहाबाद हरियाणा। और नदी पूछे तो रंगोई नदी कहाँ पर है रंगोई नदी के किनारे। और बनवाली से क्या क्या साक्ष्य हमको मिले सेलखड़ी के साक्ष्य यानी उसकी मोहरे मिली हैं। सेलखड़ी से बनी मोहरे मिली हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। तांबे का बाण, हल की आकृति, मिट्टी के बर्तन और पकी मिट्टी के हल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पक्की मिट्टी के हल हमें कहाँ से मिले हैं तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। अब है चन्हुद्रो ये भी हमारा आद्य ऐतिहासिक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। खोज किसने की थी 1931 में गोपाल मजूमदार। 1931 में गोपाल मजूमदार NG मजूमदार
ननी गोपाल मजूमदार, ये इनका पूरा नाम है। स्थिति कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में है। नदी पूछे तो सिंधु नदी। और साक्ष्य की बात करें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी, प्रसाधन के साक्ष्य, प्रसाधन के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, ये तो याद हो जाएगा ना सबको, लिपस्टिक के साक्ष्य, वक्राकार ईंटें, अलंकृत ईंटें अपनी कालीबंगा से और वक्राकार ईंटें चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से? चनहुदड़ों से। लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधन हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ों से। कुत्ते को बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, यानी कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ों से। एक मोहर पर पीपल वृक्ष पकड़े महिलाएं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो चनहुदड़ों से। नोट में देखें तो चनहुदड़ों को संपूर्ण हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का बिना गढ़ वाला अकेला स्थल कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि बिना गढ़ वाला स्थल सिंधु घाटी का कौन सा है? तो अपना चनहुदड़ो, जहाँ से मेकअप के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये बात एकदम नहीं भूलिएगा कि मेकअप के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? तो चनहुदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा का अन्य नाम है श्वेत कुआं या फिर सफ़ेद कुआं। किसका नाम है? धौलावीरा का। इसकी खोज 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। नदी पूछे तो मनसर नदी, इसी को लूनी नदी कहेंगे। स्थिति कच्छ गुजरात में है। क्या? धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट आता है कि धौलावीरा कितने टीलों में विभक्त था? तो धौलावीरा अपने 3 टीलों में विभक्त था। कितने टीलों में? 3, निचला, मध्यम और उच्च, निचला, मध्यम और दुर्ग टीला। नेक्स्ट है सबसे अधिक पॉलिशदार या सफ़ेद पत्थर के साक्ष्य अधिकता है कहाँ? धौलावीरा में, इसलिए धौलावीरा को सफ़ेद कुआं भी कहा जाता है। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिशदार या सफ़ेद पत्थर की अधिकता है, पॉलिशदार या सफ़ेद पत्थर की अधिकता है, इसलिए धौलावीरा को सफ़ेद कुआं या श्वेत कूप भी कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य देखते हैं। सूचना पट, सूचना पट। नेक्स्ट देखेंगे उत्तम जल निकासी का प्रबंध। धौलावीरा में उत्तम जल निकासी का प्रबंध किया गया है। यहीं से हमको स्टेडियम के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से हमको स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। बांध का साक्ष्य, साइन बोर्ड और तटबंध के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अपने धौलावीरा से। अब नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो अहमदनगर, नगर, अहमदनगर में है। खोज किसने की थी? BP बोर्डीकर ने की थी। और स्थिति पूछे तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये क्या हो जा रहा है बार बार? नेक्स्ट ये बना ले। पूरब में हमारा क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश मेरठ में, जो हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में सुद कांगेडोर बलूचिस्तान में, ये किस नदी किनारे है? दास्क नदी किनारे। मांडू ऊपर साइड में मांडू है, ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। नीचे आपके दक्षिण में, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नदी पूछे तो प्रवरा नदी। साक्ष्य यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो तांबे की हाथी की मूर्ति, दैमाबाद से तांबे की हाथी की मूर्ति, तांबे की बैलगाड़ी, तांबे का रथ और तांबे से बने गैंडे की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से। अब देखेंगे रोपड़। रोपड़ से क्या मिला है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल या प्रथम स्थल। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है भाई? रोपड़। स्थिति रूपनगर पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? रूपनगर पंजाब में। पंजाब,
और इसके भी अंदर पूछे तब आप बताएंगे रूपनगर। नदी सतलज नदी, उत्खनन किसने कराया? 1953 यानी 1953 में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। साक्ष्य देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से, धूसर मृद भांड रोपड़ से। अब आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्वी स्थल तो आलमगीरपुर। नदी हिंडन नदी, यमुना नदी की ये सहायक नदी है। खोज 1958 यानी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और साक्ष्य रोटी बेलने वाली चौकी, रोटी बेलने वाली चौकी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है सुतकोटदा, ये भी ऐतिहासिक स्थल है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। 1964 में जगपति जोशी ने 1964 में जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। और नदी पूछे तो सरस्वती नदी, किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के। और साक्ष्य क्या मिले हैं यहाँ से? तो घोड़े की हड्डी, बर्तन में शवधान, पात्र में शवधान और तराजू का पलड़ा, ये हमको सुतकोटदा से मिला है। अब देखेंगे सनौली, ये बागपत उत्तर प्रदेश में, यहाँ क्या साक्ष्य मिला है? तो शाही कब्रगाह और 125 मानव शवधान के प्रमाणिक साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सनौली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मीताथल, ये छोटे छोटे राज्य हैं, ये छोटे छोटे स्थल हैं, इसको देख लीजिए। मीताथल कहाँ है? ये हरियाणा के भिवानी जिले में है। खोज 1968 में सूरजभान ने की थी। नदी पूछे तो घग्गर, सरस्वती नदी का प्राचीनतम नाम घग्गर है। साक्ष्य यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ हमको कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मीताथल से। शंख की चूड़ियाँ हमको कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मीताथल से प्राप्त हुई हैं शंख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है लिपि, सिंधु की लिपि कैसी होती है? अब ये देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पहली पंक्ति में दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। फिर इस लिपि में 396 लगभग 400 अगर दोनों देता है तो 400 में टिक लगाइएगा, मूल अक्षर या चिन्ह मिले हैं। इसमें सबसे अधिक अंग्रेजी अक्षर यू और मछली के साक्ष्य, अंग्रेजी अक्षर यू और मछली के साक्ष्य सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। लिपि को चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहते हैं। सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि व फारसी लिपि के समान मानी जाती है। सिंधु घाटी की लिखावट योजना वेस्ट्रोफेडन यानी कि द्विदिशात्मक है, एक इधर से एक इधर से, ऐसे लिख के आए, हाथ थोड़ा सा टर्न किया इधर किए, फिर हाथ टर्न किया इधर किया, तो ये समझ लीजिए कि एस अक्षर की तरह वेस्ट्रोफेडन यानी द्विदिशात्मक लिपि हमारी तैयार होती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है। धातु, धातु जो है सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग किया है। सबसे ज़्यादा पूछे तो तांबे का, और प्रमुख धातु कांसा था। कहाँ? अपने सिंधु में। धातु में चांदी और टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी और टिन कहाँ से प्राप्त होता था? तो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। नीला रत्न यानी नीला रंग, मणि, लाजवर्द, ये बदख्शा अफगानिस्तान से आता था। सोना अपने कर्नाटक व अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी व राजस्थान से मंगाया जाता था। अन्य धातुएं कौन कौन सी प्राप्त होती है ये भी देख लेते हैं। तांबा, टिन, जस्ता, सोना, पीतल, शीशा, कांसा, ये हमको प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए कहते हैं कि इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक बर्तन
तांबे से बना है, लेकिन सबसे प्रमुख बर्तन जो है वो कांसे का है। ज़्यादा बर्तन तांबे से बने, ऐसे समझ लीजिए। जो डेली यूज़ का हमारा था, डेली यूज़ का था, तो वो तांबे का था, और जो मेहमानों के लिए यूज़ होता था वो बर्तन कांसे का बना था। ठीक है। नेक्स्ट, वस्त्र। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। और सूती वस्त्र कहाँ से मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, इन वस्त्रों पर कढ़ाई, बुनाई, कताई, रंगाई ये सब किया गया था। इन वस्त्रों पे क्या क्या किया गया था? कढ़ाई, बुनाई, कताई, रंगाई सब कुछ किया गया था। नेक्स्ट, पशुपालन। कुत्ता, सांड, घड़ियाल, मछली, हिरण, बाघ, बैल, वो भी बैल कैसा? कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल, खरगोश, एक श्रृंगी बैल और हाथी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाथी के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधुवासी शेर, गाय, घोड़े से अपरिचित थे। इनके साक्ष्य नहीं मिले। देखिए, अपरिचित होने का मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ था ही नहीं। जैसे इस समय हम आप आपस में बात कर रहे हैं ना, तो आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ मौजूद हैं। हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं हम वहाँ मौजूद हैं। मेरा साक्ष्य मेरे पास है, आपका साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपके पास ये साक्ष्य नहीं है कि हम इस समय कैसे हैं, किस तरह दिखते हैं, कैसे नहीं देखते। आप हमको जानते नहीं है तो पहचानते नहीं, इसलिए आपके पास साक्ष्य नहीं है कि हम कैसे हैं। लेकिन मेरा वजूद है, आपका वजूद है। वही चीज़ सिंधु घाटी में था कि शेर, गाय, घोड़े ये सारे जानवर थे, किंतु सिंधु घाटी के लोग इससे अपरिचित थे, नहीं जानते थे, और इनके साक्ष्य इसलिए वहाँ से हमें प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट है कृषि। सिंधु घाटी व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन आजीविका के लिए सिंधु घाटी के लोग कृषि पर निर्भर थे। व्यापार तो प्रधान था, यानी बिजनेस करते थे। मेलुहा क्यों कहलाया? कपास बेचने के कारण कहलाया। तो ये बिजनेस करने तो जाते थे, लेकिन आजीविका के लिए ये किस पर निर्भर थे? कृषि पर निर्भर थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ का मुख्य फसल देखें तो गेहूँ और जौ, जौ और गेहूँ यहाँ का मुख्य फसल है। नेक्स्ट, और अपरिचित फसल किससे थे? मटर, चावल, तिल, कपास, आम, खजूर, खरबूजा, तरबूज, इन सब से ये परिचित थे। सबसे पहला उगाया हुआ इनका था गेहूं, जौ, लेकिन ये परिचित और किन किन चीज़ों से थे? तो मटर को भी ये जानते थे, चावल को, तिल, कपास, आम, खरबूजा, तरबूज, खजूर, ये सब चीज़ों से ये परिचित थे। कपास की खेती मोहनजोदड़ो में हुई है, और सिंधु घाटी में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। सिंधु घाटी में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। सिंधुवासी ने सबसे पहले कपास को अपनाया था। सबसे पहले किसको अपनाया था? तो कपास को अपनाया था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती मोहनजोदड़ो से मिलती है। सिंधुवासी अशोक के पेड़ से अपरिचित थे। अपरिचित का मतलब नहीं जानते थे, पर कहीं ना कहीं था ज़रूर, पर ये नहीं जानते थे। नेक्स्ट, नगर प्रणाली योजना। यहाँ की नगर प्रणाली कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला थी। यहाँ पे ग्रिड या जाल पद्धति में काम हुआ है। टीले में विभाजित था। प्रत्येक रास्ते समकोण पर काटते थे। सड़कें 33 फीट चौड़ी होती थी। कितनी? 33 फीट चौड़ी होती थी, यानी 33 फीट चौड़ी होती थी। छतों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है।
पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है, इसीलिए तो इसको ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं, पकी हुई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। नगर नियोजन आयताकार था, किंतु सिंधुवासी आयत का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासियों का जो है नगर नियोजन तो आयताकार था, किंतु उन्हें आयत का ज्ञान नहीं था। अब पूरी सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो पूरी सिंधु सभ्यता जो है वो त्रिकोण आकार की थी। कैसी थी? त्रिकोण आकार की थी पूरी सिंधु सभ्यता। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक प्यार से मैसेज से बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन होते हैं हम। तो इसलिए हम वेट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।